इस 13 वो भी कर रही हूँ, मगर इतना भारी लग रहा है और खांसी बहुत हो रहा है सर। आप S1C5 B का D5 लो या D6 लो, साथ में S10C13 P3 भी लो आप। ओके सर, ओके। गार्गल लो, गार्गल करो आप, बहुत जल्दी हाँ करोगे। जी। ये है खांसी। सर नमस्कार। नमस्ते सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग चंद्रशेखर सर। सर नमस्ते। नमस्ते। आपने जब प्रॉब्लम होने लग जाएगी जब लोगे तो क्या मतलब है, S1A1Y D10 डाइल्यूशन में लो और जनरल टॉनिक को सेकंड डाइल्यूशन में कंटिन्यू करो 2 से 3 महीने। जी सर, नॉर्मल आ जाएगा फिर हमेशा के लिए? बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा सर। सर ये पेशेंट का जैसे खाली पेट में उसका जो ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रहता है और जैसे पीपी के लिए हम 1.5 घंटे के बाद चेक करते हैं तो नॉर्मल आता है सर, ये कैसे कंडीशन पे हो सकती है ये? सर डायबिटिक के सेमिनार में थे आप? जी नहीं था सर, मैं वो है ना, इसीलिए नहीं समझ में आया आपको। सर जी ये एक्चुअल में क्या होता है, आप मुझे ये बताइए कि जब डायबिटीज का केस होता है या फिर कोई फैक्ट्री होती है तो उस फैक्ट्री को पहले मालिक खोलता है, नौकर खोलता है? सर नौकर खोलेगा। नौकर खोलता है। नौकर क्या काम करेगा? झाड़ू सब साफ सूफ करेगा ना। जी है ना, मतलब काम करने के लायक कंडीशन बनाएगा। जी ठीक है, यही काम हमारी बॉडी करती है। लीवर में जब भी ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होकर स्टोर रहता है तो सुबह सुबह उसको जरूरत होती है न्यू एनर्जी के रूप में काम करने की। ठीक है, वो क्या करता है कि कुछ ग्लूकोज को, जो ग्लाइकोजन है, उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके उसको वो ब्लड सर्कुलेशन में डाल देता है। ठीक है, इसलिए जब शुगर, सुबह की शुगर आप टेस्ट कराओगे ना, वो बड़ी भी मिलेगी और खाने के बाद की कम मिलेगी। ठीक है, तो सर ये हर बार ऐसे हमको मिलेगा ये? नहीं, ज्यादातर केसेस में आप खाना पीना कंट्रोल करा दो तो बहुत हो जाएगा, डिफरेंट लेवल हो जाएगा। मेरी मदर के साथ भी ऐसे ही होता था। कल मैंने टेस्ट कराया उनका, तो मैं डालूंगा रिपोर्ट। उनको डायबिटीज है, 450-500 से कम नहीं होता था। ऐसे मैंने हजारों केस ठीक किए जो आज की कंडीशन में डायबिटीज है उनका 122 ppbs। कल की रिपोर्ट है और बाहर पैथोलॉजी की रिपोर्ट है। ठीक है, पहले क्या है सर, ये पूरी दोनों में बढ़ी हुई आती थी। अब जैसे मैंने डाइट का उसको कंट्रोल किया है तो ये सिर्फ अब जो फास्टिंग में है उसमें ही हल्का बढ़ा हुआ आता है। मतलब ये एकदम से जो बहुत ज्यादा हेवी था, ज्यादा फ्लक्चुएंट हो रहा था, वो अब नॉर्मल पे आ गई है। सर मैं आपको केवल 2 चीज बोलता हूँ। ठीक है, अगर आप करो तो बोलूं मैं, निशाद सर। अरे सर बिल्कुल सर। आप ऐसे पेशेंट को 2 महीने कंटिन्यू S6C6, ठीक है, S6C6 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, केवल 3 मेडिसिन, या तो D2 में दीजिए या D3 में दीजिए, केवल 2 महीने दीजिए आप। ठीक है जी भाई, मैं क्यों बोल रहा हूँ D2 या D3 में? हम C17 नहीं बोल रहे हैं सर, हम जी केवल S6C6B बोल रहे हैं। जी, लास्ट मेटाबॉलिक रेमेडी है। ठीक है, ये सर किसी को चला सकते हैं? बिल्कुल, आप D2 या D3 में देके देखो आपकी डायबिटीज कितनी जल्दी कंट्रोल करना है आपको। ठीक है, जब आप किसी पेशेंट को ट्रीट करते हो और आपको जादू ही दिखाना है तो सबसे पहले S6C6Y केवल S6C6B को D2 या D3 में दो।
और अगर अच्छा करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप वहां पर F2 जोड़ दो आप। जी सर, ट्राई करता हूँ सर, मैं बिल्कुल सर। और क्या जोड़ने के लिए बोले सर? जी S6 C6 F2B या RE, S6 C6 F2B या RE अगर ये चलाते हैं, मैंने मैक्सिमम केसेस में देखा है कि एक बार अगर हमने ये चला दिया ना पॉजिटिव में, पूरी किडनी, पूरा लीवर, लास्ट में रेबेटिक के लेवल पर आप देखोगे पोर्टल सर्कुलेशन का लेवल जो होता है ना वो मेंटेन हो जाएगा। और पोर्टल सर्कुलेशन ही तो इंपॉर्टेंट है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होना, एब्जॉर्ब होकर लीवर में जाना, लीवर में वहां पर इस पोर्टल सर्कुलेशन के साथ जाकर उस पोर्टल टैग के माध्यम से लीवर उसको हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग ट्रांसफर करता है, और वही ट्रांसफर चीज हम लोग वहां पर हमारी बॉडी में स्टोर करते हैं। बस ये फिनोमेना। सर इसे कितनी बार देना है मनीष सर? नमस्कार। 3 से 4 बार सर मोरे सर। अच्छा, भोजन से पहले दिया जाए या बाद में सर? जी आप खाली पेट देंगे तो ज्यादा बेहतर काम करेगा सर। कितने दिन रिजल्ट आ जाएगा सर? और सर स्ट्रांग में ही देंगे ना, इसको लाइटर नहीं करेंगे, पानी में नहीं ना? नहीं, स्ट्रांग में 1 कप पानी में देना है बस। अच्छा ठीक सर। सर नमस्कार जी। F2 भी D2 में देना है सर? D2 या डी कहाँ देंगे सर और आरी कहाँ देंगे? सर दोनों कंडीशन में दे सकते हो। जब पेशेंट बहुत ज्यादा वीक होता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ नहीं हो तो आरी देना, अगर बढ़ा हुआ तो S6 सब ठोका पीटी करते हैं यार, सही में साउंड बहुत करते हो आप लोग। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज मैं बहुत सारे कनेक्शन बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो शायद आप लोगों को पसंद आएंगे। आज का जो मल्टीपल माइलोमा और उसके बाद हम लोग देखेंगे पोन्स एंड इट्स रिलेशन। दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर इंटरकनेक्टेड होती है, और वही इंटरकनेक्शन हमको सीखना है दोस्तों। और इसीलिए और प्रोटोकॉल की बात होती है, प्रोटोकॉल में आपको क्लियरली बता रहा हूं दोस्तों। जब मल्टीपल माइलोमा की बात आती है दोस्तों, ये एक छूट गया था आपका, ठीक है। मल्टीपल माइलोमा जो होती है दोस्तों एक ब्लड कैंसर, याद रखिएगा, मल्टीपल माइलोमा एक ब्लड कैंसर होता है दोस्तों, जो लिम्फोमा और ल्यूकीमिया के साथ रिलेटेड होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ल्यूकीमिया और लिम्फोमा के साथ रिलेटेड रहता है। यद्यपि ये यूजुअली क्योर नहीं होता है, याद रखिएगा, ये बिल्कुल क्योर नहीं होता। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं दोस्तों, हम दूसरे ट्रीटमेंट के बारे में मैं जानता नहीं हूं इसलिए आपको बताऊंगा नहीं दोस्तों, लेकिन ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी स्पीड को हम स्लो करके मैक्सिमम पेशेंट की हेल्दी स्टेट के अनुसार पेशेंट कितना न्यूट्रिशन ले रहा है और कब तक हमारे साथ वो जुड़ा रह सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम उसकी लाइफ को बहुत ही स्पीडली वहां पर इस कंडीशन को स्लो डाउन कर देते हैं, तेजी से हम इस ग्रोथ को, होने वाली ग्रोथ को स्लो डाउन कर देते हैं दोस्तों। तो जब मल्टीपल माइलोमा में एक प्रकार के ब्लड सेल जिसको प्लाज्मा सेल्स कहते हैं दोस्तों, वो अनयूजुअली मल्टीप्लाई होती है। लेकिन प्लाज्मा सेल्स क्या होती है दोस्तों? आप में से कितने लोग जानते हैं प्लाज्मा सेल को? क्योंकि हमने पढ़ा है दोस्तों, मैंने इसीलिए एक एक चीज वो बारीकियां लेकर आपको पढ़ाया है दोस्तों, और वो बारीकियां आप लोगों को बताइए जो शायद हम लोग हर लेवल पर हम जानते हैं, और उन्हीं बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। आपको जब मैं बताऊंगा ना, बहुत ही क्लियरली आपको विजिबल हो जाएगा कि हम क्या बात करना चाहते हैं दोस्तों। हमारे ब्लड में जब ब्लड सेल्स की बात आती है, कोशिकाओं की बात आती है दोस्तों, तो 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है दोस्तों। जी नबी सर नमस्ते। 2 प्रकार की यहाँ पर सेल्स होती है दोस्तों, एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी। आपको दोनों मालूम है दोस्तों, ठीक है। आरबीसी का काम क्या होता है ये भी मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है ये भी आपको मालूम है, बहुत अच्छे से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा दोस्तों। जब डब्ल्यूबीसी की बात होगी तो हमें 5 प्रकार के सेल हमने क्लियरली पढ़ी हुई है। न्यूट्रोफिल हम डेली हमारे लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन सीबीसी टेस्ट में देखते हैं दोस्तों। न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ठीक है। ये जब इंक्लूड होती है दोस्तों तो इसमें 2 चीजें आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। 2 चीज क्या देखने को मिलेगी, एक बीटा सेल, एक टी सेल, ठीक है। मैंने इम्यूनिटी के लेवल पर आपको क्लियरली एक लाइन में बताया था कि बी सेल जो होती है दोस्तों ह्यूमोरल इम्यूनिटी को परफॉर्म करती है, यानी ह्यूमोरल एंटीबॉडीज को बनाने का काम करती है। जितने भी आपके बॉडी में न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं दोस्तों, जो बॉडी में जितने भी फूड्स होते हैं,
बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं तो कौन कौन से फ्लूइड्स होते हैं, उस फ्लूइड्स में कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, आपको सब पता है। फिर भी मैं एक हिंट देता हूं दोस्तों आपको, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? ब्लड में होते हैं ना दोस्तों। तो ब्लड में जो सर्कुलेट होते हैं, यहाँ पर इनके लिए ह्यूमरल इम्यूनिटी बनाने का काम करता है बी सेल्स दोस्तों, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई एब्नॉर्मलिटीज डेवलप होती है तो उसके लिए बी सेल जिम्मेदार होती है, ठीक है। लेकिन जब टी सेल की बात करते हैं दोस्तों, तो टी सेल क्या होती है? टी सेल क्या करती है? मी और एम मेमोरी सेल, टी सेल, ठीक है, याद आया? ये इम्यूनिटी को अडॉप्ट करने का काम करती है दोस्तों। यानी जब आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, कोई पैथोजन ग्रो करता है दोस्तों, तो जब तक टी सेल मौजूद है, स्ट्रांग है, आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया, फंगस कोई भी ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मान लो आपकी बॉडी में बी और टी सेल्स के बीच में कहीं इम्बैलेंस हो जाए दोस्तों, ठीक है, और इम्बैलेंस हो जाने के कारण दोस्तों कई बार आप देखते हो कि आप कहीं पर शादी में गए, आपने कोई सा पानी पिया, तो आप देख रहे हो कि पानी गंदा है, लेकिन आपको मजबूरी में पीना पड़ रहा है। कहीं गए, बहुत धूल उड़ रही है, हवा उड़ रही है, आप जैसे दिल्ली में रहना है, अब जो रह रहे हैं वो तो रहेंगे ना दोस्तों, तो सांस लेने में कई बार वहां पर आपको कंप्लेन आती है दोस्तों। तो आप जानते हो कई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इस कंडीशन में हमारे शरीर के अंदर या बाहर जाते रहते हैं दोस्तों। जब अंदर बाहर जाते हैं तो क्या वो जितना अंदर गए उतना ही बाहर आएंगे? नहीं ना, आपके बॉडी में रुक जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इन्फेक्शन आपकी बॉडी में होगा, और ये इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा दोस्तों? इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट कौन काम करेगा? तो वो है टी सेल दोस्तों। यानी टी सेल जब लगातार आपकी बॉडी में वर्क करती रहती है दोस्तों, तभी आप हेल्दी रहते हो, ठीक है। यही हेल्दी आपको वहां पर स्टेज बनाती है दोस्तों। और जो अभी मैं आपको बता दूं दोस्तों, अपने ग्रुप में ये चीज क्लियर मैं लास्ट में करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको पूरा सेल बताना चाह रहा हूं। बाद में मैं बताऊंगा आपको कोरोना की जो वैक्सीन लगी है उससे कैसे बचना है हमको दोस्तों। तो ये टी सेल लगातार काम करती है दोस्तों, और आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हो। ये काम होता है टी सेल का दोस्तों। लेकिन अगर मान लो बी सेल इन्फेक्शन के प्रति जब रिस्पॉन्स करती है दोस्तों, ठीक है, तो ये मल्टीपल माइलोमा डेवलप हो रहा है, तो कैसे हो रहा? जो बी सेल होती है, जो ह्यूमरल इम्यूनिटी को डेवलप करती है दोस्तों, जब भी कभी कोई इन्फेक्शन आपके बॉडी में आया तो टी सेल उससे फाइट करने की कोशिश करती है, ठीक है। और जब टी सेल फाइट करती तो टी सेल बनती कैसे है दोस्तों, ठीक है, वहां पर क्या होगा? लेकिन बी सेल का इन्वॉल्वमेंट क्या होगा दोस्तों? तो जो बी सेल इन्फेक्शन के प्रति रिस्पॉन्ड करेगी दोस्तों, उससे लड़ने की कोशिश करेगी। तो ये सबसे पहले क्या होगा? ये तभी टिश्यूज में से, पर्टिकुलर बोन मेरो में से तभी निकल के आती है दोस्तों जब कहीं पर कोई इन्फेक्शन होती है और उससे फाइट करने की जरूरत होती है, और ये वहां से निकलकर प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होती है दोस्तों। याद रखिएगा, ये हमेशा इमेच्योर फॉर्म में होती है। ये जब बाहर आती है, टिश्यू के लेवल पर जाती है, तभी वहां पर मैच्योर होती है दोस्तों, और ये प्लाज्मा सेल के रूप में कन्वर्ट होती है। याद रखिएगा, जब ये प्लाज्मा सेल बदलकर वहां पर लगातार दोस्तों कॉन्स्टेंट फॉर्म में ग्रो करती है, तो कहीं ना कहीं एबनॉर्मल फॉर्म में ग्रो कर जाती है दोस्तों। और जब एबनॉर्मल फॉर्म में ग्रो करती है ना, तो वो कैंसरस रूप में एबनॉर्मल फॉर्म में ग्रो करके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जब कोई ऑटो एंटीबॉडीज वहां जनरेट होती है दोस्तों। उसी को ही हम मल्टीपल माइलोमा कहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है दोस्तों कि ये प्लाज्मा सेल जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो वहां पर एबनॉर्मल सेल्स के रूप में ग्रोथ करती है, तो उसे हम मल्टीपल माइलोमा के नाम से जानते हैं दोस्तों। जब आप इस प्रकार की चीज को समझ गए, तो आपको यह भी समझना है दोस्तों कि मल्टीपल माइलोमा में ये ज्यादा मात्रा में प्रोटीन को रिलीज करने लग जाती है दोस्तों, जिसको ही हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, ठीक है। और जब प्रोटीन यानी इम्यूनोग्लोबुलिन्स ज्यादा बनेगा दोस्तों, खास तौर से कहां बनेगा? ब्लड में, बोन में। दो ही चीज तो है, बोन से ही तो ब्लड बन रहा है, तो बोन में और ब्लड में दोस्तों ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी प्रोटीन ज्यादा बनने लग जाएंगे। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। यहीं से डिसीज शुरू होती है दोस्तों, जब पूरी बॉडी में बुल्डअप होने लग जाएंगे, यानी ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स धीरे धीरे करके जब पूरी बॉडी में ब्लड जाएगा ना, सर्कुलेट होगा, तो वहां पर पूरी बॉडी में दोस्तों सर्कुलेट हो जाएगा। तो ये पूरी बॉडी में दोस्तों जब बुल्डअप हो जाएगा, तो जिसके कारण जहां जहां जाएगा दोस्तों, उस ऑर्गन के टिश्यू को डैमेज करने लग जाएगा, ठीक है। यानी बोन के नॉर्मल ब्लड सेल के साथ साथ दोस्तों जो प्लाज्मा सेल्स होती है, वो वहां पर कलेक्ट होना शुरू हो जाती है। ये एक केमिकल को रिलीज करना शुरू कर देती है दोस्तों, जो धीरे धीरे बोन को डिसॉल्व करना लग जाता है। यानी वहां पर धीरे धीरे बोन को डिसॉल्व करना शुरू कर देगा दोस्तों। तो जब बोन इस प्रकार से डिसॉल्व होने लग जाएगी दोस्तों, तो डेफिनेटली उस एरिया को इतना वीक कर देगी दोस्तों कि वहां पर
किसी भी कंडीशन में ऐसा लीजन बन जाता है जिसको लाइटिक लीजन कहते हैं, और इस लाइटिक लीजन के लेवल पर कभी भी बोन फ्रैक्चर हो सकती है दोस्तों। यानी यहां पर सिंपल सी बात है, हेल्दी ब्लड सेल्स की कमी हो रही है, एबनॉर्मल सेल्स उसकी जगह ले रही है, और उसके कारण बोन वीक हो रही है, और बोन कहीं भी लाइटिक लीजन डेवलप होने के कारण फ्रेजाइल यानी फ्रेजाइल हो जाएगी दोस्तों, और कभी भी ब्रेकअप हो जाएगा उस बोन का। इसीलिए दोस्तों जैसे जैसे मल्टीपल माइलोमा वहां पर वर्स होना शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है दोस्तों, तो ये प्लाज्मा सेल बोन मेरो में वहां पर चली जाएगी दोस्तों, जिसको स्प्लिट आउट होना बोलते हैं, यानी बाहर निकलने लग जाएगी और पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगी, और इसी के कारण ज्यादातर ऑर्गन वहां पर डैमेज होने लगते हैं। इसी कंडीशन को मल्टीपल माइलोमा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। मेंटली हो या फिजिकली इतना वीक कर दिया जाता है दोस्तों कि बॉडी में किसी भी नई चीज के लिए क्रिएशन ही नहीं बचता। बहुत सारी चीजें वहां पर दोस्तों डिस्टर्बेंसेस के लेवल पर आ जाती है, और यही डिस्टर्बेंसेस दोस्तों वहां पर कई कंडीशंस को कॉज करता है, जिसमें मल्टीपल माइलोमा एक बहुत डेंजरस कंडीशन के रूप में हमारे सामने आता है दोस्तों। कॉजेस के बारे में जाने तो फिजिशियन जो होते हैं दोस्तों, जो अच्छे फिजिशियन होते हैं वो अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि वहां पर जो प्लाज्मा सेल बोन मेरो में होती है वो एक एबनॉर्मल फॉर्म के साथ में वहां पर माइलोमा को प्रारंभ कर देती है दोस्तों। माइलोमा में क्या, माइलर टिश्यू में, ठीक है, वो माइलोमा को फॉर्म कर देती है दोस्तों, और ये एक सॉफ्ट ब्लड प्रोड्यूसिंग टिश्यू जो हमारी ज्यादातर बोन के बिल्कुल सेंटर में स्थित होता है दोस्तों, वहां पर इसको फील करती रहती है, और इसी कारण से एक एबनॉर्मल सेल्स वहां पर रैपिडली मल्टीप्लाई होती है। लगातार वहां पर एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि कैंसर सेल लगातार मल्टीप्लाई होती है दोस्तों, क्योंकि मैच्योर नहीं होती, मैच्योर होने के पहले ही वहां पर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है दोस्तों। और नॉर्मल सेल्स जैसे डाई हो जाती है वैसे ही वहां पर नॉर्मल सेल की जगह पर ये एबनॉर्मल सेल्स एक्यूमुलेट हो जाती है, और यही कारण है दोस्तों ये स्पेस ऑक्यूपाइंग सेल्स होती है। वहां पर उनको कुछ लेना देना नहीं कि वहां बॉडी के लिए काम करना है या नहीं करना, कोई मतलब नहीं, वहां तो बस हमें एबनॉर्मल ग्रोथ करना है, एबनॉर्मल ग्रोथ करना है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और वहां की कंडीशन को खोखली बना देना। ये कंडीशन होती है दोस्तों मल्टीपल माइलोमा की, और यही कारण है दोस्तों बोन मेरो में जब माइलोमा सेल्स हेल्दी डब्ल्यूबीसी और आरबीसी के साथ पाई जाती है दोस्तों, जिसके कारण वहां पर जो न्यूट्रिशनल कैपेसिटीज होती है, ऑक्सीजन को लेकर जाना पूरी बॉडी में, वेस्टेज मटेरियल को बाहर फेंकना, ये दोनों काम प्रभावित हो जाएगा दोस्तों। जितनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जाएगा उतनी मात्रा में वेस्टेज मटेरियल भी बाहर नहीं आएगा, तो यही कंडीशन दोस्तों वहां पर फटीग डेवलप करती है, ठीक है। और जब फटीग डेवलप हो गया तो आप मान के चलिए इन्फेक्शन से फाइट करने की एबिलिटी रहेगी क्या वहां पर? नहीं ना। तो वहां पर जब इन्फेक्शन से फाइट करने की इनएबिलिटी हो जाएगी दोस्तों, तो हमारी तो रेजिस्टेंट पावर ऑलरेडी डाउन हो चुका है और ज्यादा डाउन हो जाएगा। और यही कारण है दोस्तों जब ये इम्यूनोग्लोबुलिन सर्कुलेशन में ऑलरेडी फैल चुका है दोस्तों, तो ये माइलोमा सेल्स एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने में कंटिन्यू ट्राइंग करती रहेगी, लगातार ट्राई करेगी, लेकिन बनेगा क्या दोस्तों? जैसे कि हेल्दी प्लाज्मा सेल्स करती है उसी टाइप से ये करती रहेगी, लेकिन वहां पर एंटीबॉडीज नहीं बनेगी दोस्तों। किंतु माइलोमा सेल्स एबनॉर्मल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी। नॉर्मल जो हेल्दी सेल्स मेंटेन करती है वैसा नहीं करेगी, एबनॉर्मल एंटीबॉडीज को पैदा करेगी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स को, प्रोटीन को पैदा करेगी दोस्तों, जिसका उपयोग बॉडी कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि बॉडी को तो उस एंटीबॉडीज को पहचानती ही नहीं है बॉडी, कैसे करेगी दोस्तों? इसीलिए वहां पर एबनॉर्मल एंटीबॉडीज वहां पर जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी में बनेगी, और वो जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी में बनने के कारण दोस्तों पूरी बॉडी के लेवल पर डिपॉजिट होने लग जाएगी, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है दोस्तों। यही प्रॉब्लम कॉज करती है, और जैसे कि यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी जाती है दोस्तों वो किडनी को डैमेज करना, क्योंकि ये इम्यूनोग्लोबुलिन, ये प्रोटीन कहां जाएगा? किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए जाएगा ना, और किडनी में फिल्ट्रेशन होगा क्या? नहीं होगा, और नहीं होगा तो ये तो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स है, अगर बड़े मॉलिक्यूल्स वहां डिपॉजिट होने लग जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? बताइए क्या होगा? ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जब वहां पर सिम्टम्स के लेवल पर जाएंगे तो आपको मल्टीपल माइलोमा के कोई भी सिम्टम वहां पर देखने को मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। केवल ये मिलेगा थकान हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे समय पास होता है वैसे वैसे सिम्टम आपको लिथार्जीनेस लगेगा, डिस्निया लगेगा, एनीमिया होगा, ठीक है, डब्ल्यूबीसी अप एंड डाउन होगा, आपका बोन में पेन होना शुरू हो जाएगा,
बहुत ज्यादा वीकनेस या फटीग का लेवल आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। और जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। और जब ये कंडीशन आएगी दोस्तों तो वहां पर रेयर केसेस में आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मा सेल्स एक पर्पलिश लंप को फॉर्म करती है। वहां पर एक पर्पल कलर का लंप पूरी बॉडी पे आपको देखने को मिलेगा, जो स्किन के लेवल पर दोस्तों स्किन के जस्ट नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। और ये पेशेंट में फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान आपको देखने को मिलेगा। तो जो ईमानदार फिजिशियन होगा, जो पेशेंट को पूर्ण रूप से डायग्नोस करता है दोस्तों, पूरा एग्जामिन करता है, उसे तुरंत पकड़ में आ जाएगा दोस्तों, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डॉक्टर एक्स्ट्रा मेडुलरी प्लाज्मोसाइटोमास के नाम से जानते हैं दोस्तों। जो मॉडर्न साइंस ने इसको एक नाम दिया है दोस्तों, एक्स्ट्रा मेडुलरी प्लाज्मा साइटोमास के नाम से जानते हैं दोस्तों। और बहुत बेसिकली ये डायरेक्टली इंडिकेट हो जाता है और इसका डायग्नोसिस भी हमारे पास डायरेक्टली हो जाता है। और हम बड़ी आसानी के साथ इसको देखकर दोस्तों डायग्नोस कर लेते हैं कि हाँ साहब ये मल्टीपल माइलोमा का केस है दोस्तों। लेकिन फिर भी अगर आप इन्वेस्टिगेशन में साथ लेना चाहते हैं, आप सीबीसी का साथ ले सकते हैं दोस्तों, बोन मेरो बायोप्सी करा सकते हैं दोस्तों, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करा सकते हैं दोस्तों, सीरम कैल्शियम टेस्ट करा सकते हैं, आप टोटल प्रोटीन टेस्ट करा सकते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं। जब वहां पर स्केलेटल सीरीज ऑफ इमेजिंग टेस्ट का यूज कराएंगे दोस्तों, तो मल्टीपल माइलोमा के डायग्नोसिस में पेट सीटी स्कैन या एमआरआई का जो लेवल होता है वो बहुत अलग होता है। आप सीधे करा सकते हो, सीधे ही वहां पर डायग्नोसिस हो जाएगा कि आपको मल्टीपल माइलोमा है या नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीजें आपको वहां पर टिपिकली देखने को मिल जाती है दोस्तों। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रीटमेंट की बात आएगी दोस्तों, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप यहाँ पर क्या देना चाहते हो दोस्तों। ठीक है, आपसे पूछता हूं कि यहाँ पर आपका प्रोटोकॉल क्या होगा। चूंकि ये बोन ग्लैंडुलर सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो आपकी मेडिसिन क्या होगी दोस्तों, आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ताकि आप लोगों को समझ में आए। पहला प्रोटोकॉल है ग्लैंडुलर मेडिसिन दोस्तों, ठीक है। दूसरा प्रोटोकॉल है दोस्तों यहाँ पर लिम्फ को प्यूरिफाई करना, क्योंकि किस लेवल पर, डब्ल्यूबीसी का लेवल पर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने दूसरा ऐड कर दिया L1। ठीक है, तीसरा यहाँ पर बहुत ज्यादा डीप में कहीं ना कहीं ऑटो इम्यून डिसीज का लेवल डेवलप हो रहा है, तो आपको यहाँ पर ऐसी मेडिसिन जो रिलैक्सर एंटीबॉडीज के रूप में काम करेगी, वहां पर आपको दोस्तों वेन1 और वाई का सपोर्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला प्रोटोकॉल आपने देखा, चूंकि ये ग्लैंड्स पे हो रहा है, ग्लैंडुलर सिस्टम पे हो रहा है, माइलॉइड टिश्यू लगातार ग्लैंड्स के सिक्रेशन को सिक्रीट करती रहती है दोस्तों, तो S2L1 वेन1Y आपका प्रोटोकॉल होना चाहिए दोस्तों। दूसरी बात, अगर एनीमिक कंडीशन के साथ में है तो यहीं पर आप दोस्तों थोड़ा सा चेंज करके आप यहाँ पर S1 L1 A3 वेन1Y का भी उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। ये भी आप और के रूप में दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, क्योंकि अगर S1 A3 L1 की बात करें, L2 की बात करें दोस्तों, तो इससे बेहतर कोई बोन मेरो पे काम करने वाला हमारे पास तो कोई मेडिसिन नहीं है दोस्तों। तो S1 A3 L1 वेन1Y के लेवल को जाओगे दोस्तों, तो ये टिपिकली वही कैरेक्टर डेवलप करेगा। नेगेटिव में जाना है दोस्तों हमको, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन बन रहा है, पॉजिटिव केस है, हमको नेगेटिव मेडिसिन देना है। तो बोन मैरो के लेवल पर आपने देखा S1 L1 A3 वेन1Y का रोल बहुत जबरदस्त देखने को मिलेगा दोस्तों। कई लोग इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में करते हैं दोस्तों, दोनों को यहां पर एक्यूमुलेट कर लेते हैं। कैसे, S2 L1B अल्टरनेट देन A3 वेन1Y, हो गया, सब शामिल हो गया। ठीक है, तो यहां पर आप इस प्रोटोकॉल का भी यूज कर सकते हो दोस्तों, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेंगे। तीसरी बात, जब यहां पर किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है, जब आपको किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो क्या दोगे दोस्तों आप, किडनी के प्रोटोकॉल में आपको दो चीज याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले बोन पेन, तो न्यूरल्जिया की दो मेडिसिन आपने निकाल ली F1W, ठीक है। अब यहां पर आपको सपोर्ट करना है बोन की मेडिसिन और ब्लड की मेडिसिन, ठीक है। आपने क्या करा, S6C6 जो किडनी की मेडिसिन है, और यहां पर आपने सिलेक्ट किया A3, ठीक है। तो S6C6 A3 F1W का प्रोटोकॉल जब आपने सिलेक्ट किया, आपने दोस्तों डायरेक्टली आप इसको न्यूट्रल डोज में देना, हमेशा याद रखना। आप ये दोनों मेडिसिन नेगेटिव में जाना चाहिए
और ये न्यूट्रल में जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमको किडनी को प्यूरिफाई करने का काम करना है दोस्तों, किडनी के लेवल को मेंटेन करने का काम करना है। और जब पूरी बॉडी पर एक्सटर्नल कंप्रेस की बात आएगी दोस्तों, तो वहां पर आपको लीवर का ध्यान रखना है। S5 A3 L1 A2 WE D4 में एक्सटर्नल, आप इसको जहां पेन हो रहा है वहां पे लगाइए, हाइपोकोंड्रिक रीजन में दीजिए। और अगर आपको लगता है वहां पर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं मसल्स के लेवल पर प्रॉब्लम आ रही, कहीं पे लिगामेंट के लेवल पर आ रही, तो यही A3 को बदलकर आप C3 कर दीजिए, इसी S5 को बदलकर आप C3 कर दीजिए, आपको यही प्रोटोकॉल वहां पर काम आ जाएगा मल्टीपल माइलोमा के केस में दोस्तों। और ज्यादातर केसेस में हमारे सीनियर डॉक्टर्स ने इसी लेवल पर उसको करेक्ट किया है दोस्तों। तो उम्मीद है मल्टीपल माइलोमा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हम लोगों का एक चैप्टर है पोन्स। मैंने आपको कहा था इनके बीच में रिलेशन, जितना भी रिलेशन आपको समझ में आए, आपको समझने की जरूरत है दोस्तों। और अगर आपने समझ लिया तो मुझे उम्मीद है कि आप इस लेवल को बहुत ब्रिलियंटली मेंटेन करेंगे दोस्तों, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों टिपिकली पोन्स के रिलेशन की बात कर रहे हैं। अगर आपको पोन्स के रिलेशन समझना है दोस्तों, तो आपको ये डायग्राम को समझना पड़ेगा। दिख रहा है ना डायग्राम, तो दिख रहा है ना आप लोगों को दोस्तों। ये जो सेरिब्रम पार्ट है, ये सेरिबेलम पार्ट है, हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ये मिड ब्रेन है, ये पोन्स है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है दोस्तों। लेकिन जब रिलेशन की बात आती है तो आपको रिलेशन ये देखना है, ये पोन्स एक ऐसा भाग है जो ऊपर की तरफ मिड ब्रेन को और नीचे की तरफ मेडुला ऑब्लोंगेटा के लेवल पर दोस्तों उनको ब्रेन से जोड़ने का काम करता है। एज वेल एज बैक साइड में आप देखोगे सुपीरियर कॉलिकुलस या सुपीरियर सेरिब्रल पुडंकल, मीडियल सेरिब्रल पुडंकल और इंफीरियर सेरिब्रल पुडंकल के माध्यम से जोड़ने का काम करता है दोस्तों। लेकिन हमने ये देखा था कि यहाँ पर, यहां से निकलता है थर्ड क्रेनियल नर्व, यहां से निकला बैक गया, सामने आया फोर्थ क्रेनियल नर्व। इसके बाद की जो क्रेनियल नर्व होती है जो पोन्स से रिलेटेड होती है दोस्तों, वो पोन्स से रिलेटेड होता है, तो पोन्स से डायरेक्ट ब्रेन का क्या कनेक्शन होता है दोस्तों। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ब्रेन काम कैसे करता है, कैसे काम करता है, कैसे लिंक बनाता है। मैंने आपको कहा है फिजियोलॉजी का चैप्टर जब पढ़ते हो तो आपको प्रत्येक ऑर्गन के लेवल पर लिंक ढूंढना है। जहां लिंक आपने ढूंढ लिया वहां पर आपने दोस्तों बहुत सारे प्रोटोकॉल को जनरेट कर लिया। तो यहां पर आपको ये देखना है दोस्तों, यहां पर पोन्स की बात हुई तो यहां पर हमने कौन सी देखी थी, फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ठीक है। आपने यहां पर फिफ्थ क्रेनियल नर्व देखी थी दोस्तों, ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। उसकी ब्रांचेस देखी थी आपने दोस्तों, ठीक है। अगर हम यहां पर देखें तो हमने यहां पर देखा था 6 जो यहां का न्यूक्लियस है, यहां के न्यूक्लियस से निकला 7 और इसके ऊपर के न्यूक्लियस से निकला दोस्तों 8, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहां भी जनरेट करेगा, इस साइड भी आएगा, दोनों साइड। ये हम लोग फ्रंट व्यू की बात कर रहे हैं, लेटरल व्यू की बात कर रहे हैं। यहां से अगर फ्रंट में आएगा तो इसी प्रकार से आएगा दोस्तों, यहां से एक इधर आएगा, एक यहां आएगा और एक यहां आएगा दोस्तों, ठीक है। ये तीनों एक जगह पर जाकर मिडिल लेवल पर मिलते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब ये होता है दोस्तों
कि ये जब नीचे से आएगा ये नीचे से जाएगा और ये दोनों ऊपर से आएंगे दोस्तों, यानी वहां पर इसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं, और कवर अप करने के कारण दोस्तों यहां पर ये सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, और जो सपोर्ट करते हैं तो कुछ फाइबर इनके बीच में मर्ज होकर दोस्तों अपने कोरिलेशन कि मैं इस काम से जा रहा हूं भाई, फलानी जगह जा रहा हूं भाई। आपके परिवार वाले पूछते हैं ना कहाँ जा रहे हो, आप क्या बोलते हो? मम्मी को अलग बताया, पापा को अलग बताया, भाई को अलग बताया, भाभी को अलग बताया, मिसेस को अलग बताया, बच्चे को अलग बताया, सबको बताते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि आप छुपा के चले जाते हो, ठीक है। तो यही काम यहाँ पर मर्जिंग होता है दोस्तों, वो मर्जिंग लेवल पर यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जब लेवल मेंटेन होता है तो आपको एक खास तौर से देखना है दोस्तों, यहाँ पर जो मिड लाइन सेरेब्रल पेडुंकल होता है दोस्तों, ये इंफीरियर सेरेब्रल पेडुंकल को कवर करके रखता है दोस्तों, यानी यहाँ पर जो इंफीरियर रहेगा ये मिड लाइन वाला इसको पूरा कवर करके रखेगा दोस्तों। ये टिपिकली आपको समझना चाहिए। इसलिए जब कभी भी यहाँ पर इंफीरियर एंगल में कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो वो वहां पर आपको जो मिडिल सेरेब्रल पेडुंकल है उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। और ये जब ये तीनों लेवल आपका मेंटेन होता है तो ये दर्शाता है कि यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से दोस्तों इनका रिलेशन है। और अगर ये रिलेशन आपको समझ में आता है तो मैक्सिमम कैटेगरी में आपको ये सारी चीज समझ में आ जाएगी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े दोस्तों। एक बार फिर से इसको देखते हैं हम। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं हम। दोस्तों जब सेरिब्रल कॉर्टेक्स से छोटे छोटे फाइबर, आपको पता है दोस्तों हमने ग्रे मैटर और अरेक्नाइड मैटर में पढ़ा था, याद है आपको? ठीक है, आपको हमने ग्रे मैटर और अरेक्नाइड मैटर में पढ़ा था। वहां पर हमने बताया था दोस्तों कि डिफरेंट टाइप के फाइबर्स जो होते हैं दोस्तों यहां पर जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, यहां पर जो ये फाइबर्स हैं दोस्तों इस प्रकार से पूरे कॉर्टेक्स, आप सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फाइबर आप क्या नाम दोगे सर? रविंद्र सर आपका वीडियो बंद कीजिए, मुझे डिस्टरबेंसेस हो रहा है, लाइट का फ्लक्चुएशन हो रहा है, प्लीज। मैं 10 बार बोलता हूं सभी लोगों को, यार आप लोग समझते नहीं हो। ठीक है, तो यहां पर जो ये फाइबर सेरिब्रल कॉर्टेक्स से निकलते हैं दोस्तों, सारे फाइबर एक कलेक्शन के रूप में बाहर आते हैं, और कलेक्शन के रूप में पूरा सेरिब्रम से फाइबर निकलता है दोस्तों, जिसको हम कार्टिकोपोंटाइन फाइबर के नाम से जानते हैं। क्यों? यहां पर जो पर्टिकुलर कार्टिको फाइबर है यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स से है, इसीलिए इसका नाम सेरिब्रो कॉर्टिको है, और ये पोन्स में जा रहा है तो इसको हमने क्या बोल दिया? सेरिब्रो पोंटाइन फाइबर। इसको क्या बोल रहे हैं हम? सेरिब्रो पोंटाइन फाइबर। ठीक है, इसको हमने क्या बोला? सेरिब्रो पोंटाइन फाइबर। और ये जो सेरिब्रो पोंटाइन फाइबर होता है दोस्तों, ये सेरिब्रल पाथवे कहलाता है। सेरिब्रल पाथवे, सेरिब्रो पोंटाइल पाथवे के नाम से जाना जाता है। और ये जो पाथवे होता है दोस्तों, ये डायरेक्टली वहां पर ब्रेन के कॉर्टेक्स से निकलकर दोस्तों, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से निकलकर एक रूट में लेटरली दोस्तों यहां पर पोन्स के लेवल पर आता है। तो जो पोन्स के लेवल पर आता है दोस्तों, तो यहां पर ये जो पूरा फाइबर ट्रैक होता है, ये सेरिब्रल पोंटाइन पाथवे के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और जब यहां पर ये लेवल आता है तो ये पर्टिकुलर यहां पर छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं दोस्तों, जो ग्रुप्स ऑफ न्यूक्लियाई कहलाते हैं, ग्रुप्स ऑफ न्यूक्लियाई। और इन्हीं ग्रुप्स ऑफ न्यूक्लियाई के ऊपर टर्मिनेट होता है दोस्तों, यहीं पर वो कंप्लीट होता है। और इस लेवल पर टर्मिनेट होने के बाद में दोस्तों ये स्पेशली ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स या न्यूक्लियाई के कहलाने के कारण दोस्तों यहां पर पूरा जनरेशन होता है। और इसी पार्ट को हम दोस्तों बेस ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन के रूप में जानते हैं दोस्तों। यहां पर टर्मिनेट होने के बाद में ये पोंटाइन न्यूक्लियाई के नाम से जाने जाते हैं। चंद्रशेखर सर वीडियो आप कीजिए,
ये जो होता है दोस्तों, इनको चूंकि पोन्स में होते हैं इसीलिए इनको पोन्टाइन न्यूक्लियाई कहलाते हैं दोस्तों। ये मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जब आपको लॉजिक पढ़ाया था, थीसिस पढ़ाई थी, तो मैंने आपको कई बार न्यूक्लियाई बताए थे। आप लोगों को समझ में, कई लोगों को नहीं आए थे, मुझे क्वेश्चनिंग किया गया था बाद में पर्सनली भी, मैं वो इसीलिए लेकर आया हूं। यहाँ से जब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फाइबर आते हैं जिसको सेरेब्रल पोन्टाइन फाइबर कहते हैं, ये क्योंकि सेरिब्रम से निकलते हैं और पोन्टाइन पोन्स में आते हैं, इसलिए इसको सेरिब्रल पोन्टाइन फाइबर कहते हैं। तो जब ये आगे की तरफ आता है ग्रुप्स ऑफ न्यूक्लियाई के रूप में आता है जिसको हम पोन्टाइन न्यूक्लियाई कहते हैं दोस्तों। तो जब पोन्टाइन न्यूक्लियाई होते हैं दोस्तों तो यहाँ पर दो चीज होती है, एक बेस करेगा और एक टेगमेंटम का रूप धारण करेगा दोस्तों। जब बेस का रूप धारण करेगा तो कैसे करेगा, टेगमेंटम का रूप धारण करेगा तो कैसे करेगा दोस्तों, दोनों चीज आपको मैं बताता हूं। जब यहां पर पोन्स को दो भागों में डिवाइड किया जाता है दोस्तों, तो दो भागों में डिवाइड किया जाएगा, तो ये जो एरिया होगा दोस्तों, जो न्यूक्लियाई के एरिया में होगा, ये बेस कहलाएगा, उसका बेस रहता है। और जो ये एरिया रहता है उसको हम टेगमेंटन बोलते हैं दोस्तों। आप लोगों को आगे भी आएगा इसलिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, इसको हम टेगमेंटन एरिया कहते हैं दोस्तों। और यही टेगमेंटन एरिया दोस्तों यहां पर पूरा कंट्रोल करता है। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों कि क्या ऐसा होता है, आप लोगों में कितने लोगों ने आई साइड के रूप में देखा था, राइट का कंट्रोल लेफ्ट में, लेफ्ट का कंट्रोल राइट में देखा था? उसको समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, मैं वो भी बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर जो न्यूक्लियाई होता है ना, वो न्यूक्लियाई का मेन काम आपको यहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों। अब हम इसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में लेके चलते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जब आप ब्रेन को फ्रंटल व्यू में देखोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जब बेस है तो बेस में आर्टरी का, यानी कि यहाँ पर लेवल क्या है, ये बीच में जो सेंटर होता है मीडियल पोर्शन। तो दोस्तों जब आप पोन्स के लेवल पर जाओगे, छोटे से पार्ट की बात करोगे दोस्तों, यहाँ पर एक ग्रूव होती है, एक गुफा होती है। जैसे स्पाइनल कॉर्ड में आप छोटे अंदर की तरफ चैनल देखते हो तो आप उसको क्या बोलते हो, उस कैनाल को क्या, स्पाइनल कॉर्ड में जो कैनाल होती है उसको क्या बोलते हो दोस्तों आप? ये मान लो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर जो एक कैनाल है जिसमें सीएसएफ फ्लूइड रहता है, क्या बोलते हो उसको आप? स्पाइनल कैनाल बोलते हो ना, कि नहीं बोलते हो? बोलते हो ना दोस्तों, कि नहीं बोलते हो? ठीक है, ऐसे यहां पर एक कैनाल होती है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल इक्विडक्ट। नाम सुना होगा दोस्तों आपने, सेरिब्रल इक्विडक्ट, ठीक है। तो यहां पर स्पाइनल कैनाल है, तो यहां पर एक सेरिब्रल एक्यूडक्ट होता है, उस एक्यूडक्ट के अंदर दोस्तों यहां पर ब्लड सर्कुलेशन होता है पोन्स के लेवल पर। अब वो ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा दोस्तों, यहां पर जब आर्टरी आती है जो आपके बोन से निकलती है दोस्तों, इस बोन के जो आर्टरी होती है इसको हम स्पेशल बोलते हैं दोस्तों, वर्टिब्रा से निकलती है, इसलिए इसका नाम होता है वर्टिब्रल आर्टरी।
ये दोनों साइड राइट और लेफ्ट में एक एक वर्टिब्रल आर्टरी होती है, और ये जो आर्टरी होती है आगे की तरफ यहां आकर दोस्तों जंक्शन करती है, राइट और लेफ्ट दोनों मिलती है, दोनों की तरफ आगे जाकर दोस्तों यहां पर स्पेशली जो लॉन्जिट्यूडिनल डिप्रेशन होती है, उस लॉन्जिट्यूडिनल डिप्रेशन ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल डिप्रेशन। इस लॉन्जिट्यूडिनल डिप्रेशन पे दोनों मर्ज हो जाती है, और मर्ज होकर दोस्तों स्पेशली पोन के लेवल पर आती है, और पोन के लेवल पर जब आती है, पोन्स को जब सप्लाई करती है दोस्तों, इसका एक नाम दिया गया है, इसे बेसिलर आर्टरी का नाम दिया गया है दोस्तों। यहां पर यह आर्टरी बन जाती है बेसिलर आर्टरी। ठीक है दोस्तों, इसे हम बेसिलर आर्टरी का नाम देते हैं। स्पेशली यहां पर जो बेस्ट पार्ट होता है, पोन्स का जो बेसिक पार्ट होता है, उस पार्ट को दोस्तों यहां पर सप्लाई प्रदान करती है। इसीलिए दोस्तों जब पोन्स की बात आती है, तो पोन्स को क्यों कहा जाता है कि ये ऊपर के साइड में मिड ब्रेन, नीचे के साइड में स्पेशल अगर आप देखा जाए यहां पर आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, और दोनों तरफ सेरिबेलम के लिए राइट और लेफ्ट दोनों, ये सेरिबेलम इनके बीच में एक ब्रिज का निर्माण करती है। कितने लोग जानते हैं दोस्तों कि पोन्स इज अ ब्रिज, एक प्रकार से ब्रिज का निर्माण करता है दोस्तों, जो पर्टिकुलर न्यूक्लियस के लेवल पर दोस्तों वहां पर एक शेलो आर्टरी, एक शेलो, ये जो एक शेलो ग्रूव होती है, सल्कस ग्रूव होती है दोस्तों, उसके बीच में से आर्टरी को सप्लाई करता है, जिसको बेसिलर आर्टरी कहते हैं। और यहां पर कनेक्ट्स द फाइबर इन सेंट्रली, ये बिल्कुल सेंटर में अगर आप देखोगे यहां पर दोस्तों, ये जो मैंने ग्रीन कलर का आपको बनाया है दोस्तों, यहां से ऊपर मैंने अभी आपको जो डायग्राम बनाया था दोस्तों, यहां से जो भी फाइबर आ रहे हैं राइट से लेफ्ट से, ये जो फाइबर आते हैं दोस्तों, ये डायरेक्टली यहां पर आप देखेंगे ये मर्ज हो रहे हैं, यानी ये फाइबर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने का काम कर रहे हैं दोस्तों। यानी यहां पर जो फाइबर होते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं दोस्तों। आया समझ में? अब कनेक्ट हो जाते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कनेक्ट हो रहे हैं? ठीक है, अगर कनेक्ट होने को समझना है तो फिर से एक डायग्राम बनाता हूं दोस्तों, आपको बहुत क्लियर समझाऊंगा। इतना समझ में आ गया? यहां पर इस डायग्राम को देखने पर आपको कुछ चीज समझ में आई दोस्तों? ये पर्टिकुलर लेफ्ट साइड का है, ये लेफ्ट साइड में आकर राइट के साथ जा रहा है फाइबर। ठीक है, ये जो फाइबर सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आया दोस्तों, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स से फाइबर आया पोन्स में, और पोन्स से ये मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के आगे पोन्स है, पोन्स में आया और यहां से दोस्तों लेटरल की तरफ कांटेक्ट होकर वो राइट की तरफ चला गया। इसी प्रकार राइट साइड से जो फाइबर आ रहे हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स से दोस्तों, वो यहाँ पर पोन्स में आए और पोन्स से आकर दोस्तों स्पेशली वो लेफ्ट की तरफ चले गए। इससे आपने क्या समझा दोस्तों? इससे ये समझा दोस्तों कि यहाँ पर जो सुपीरियर पोन्टाइन सल्कस होता है दोस्तों, या इंफीरियर पोन्टाइन सल्कस, यहाँ पर ये जो सल्कस दिख रहे हैं इसको बोलते हैं आप सुपीरियर पोन्टाइन सल्कस, इसको बोलते हैं आप इंफीरियर पोन्टाइन सल्कस। ठीक है, ये जो सुपीरियर और इंफीरियर पोन्टाइन सल्कस होते हैं दोस्तों, इसके बीच में जितने न्यूक्लियस होते हैं, जो राइट साइड से आ रहा है वो आकर लेफ्ट में टर्न होता है, जो लेफ्ट साइड से आ रहा है दोस्तों वो राइट में टर्न होता है, और यही इसी हॉरिजॉन्टल हेमिस्फीयर का निर्माण करता है दोस्तों, जो मीडियल सेरिब्रल पुडंकल से यहां पर गुजरता है। और मीडियल सेरिब्रल पुडंकल से गुजरकर सेरिब्रल कॉर्टेक्स एज वेल एज पोन्स एज वेल एज आपके सेरिब्रल पुडंकल्स,
मिडिल सेरिब्रल पुडंकल के माध्यम से सेरिब्रम, पोन्स, मिड ब्रेन, मेडुला, सेरिब्रम राइट और लेफ्ट सारे ऑर्गन को कनेक्शन करने का काम करता है। और जब सारे ऑर्गन्स को यहां पर कनेक्शन करता है दोस्तों, तो स्पेशली अगर आप इस प्रोटोकॉल को देख रहे हो तो ये क्या कर रहा है, ये स्पेशली दोस्तों वहां पर पूरे मूवमेंट को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है। और जब जोड़ने का काम करता है तो यहां पर जब ब्रेन का लेवल आप देखते हो, ठीक है, अब ब्रेन के लेवल में आप देखते हो कई वहां पर गुफानुमा, नालीनुमा स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। अगर आपने ब्रेन को देखा हो दोस्तों, तो जब उस पोस्चर की तरफ आप जाते हो तो वहां पर आपको पता लगता है कि वहां पर ब्रेन का वेंट्रिकल्स होते हैं, फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकेंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। और उस लेवल पर आप ब्रेन को जब देखते हो दोस्तों, तो यहीं पर आपको सारी चीज देखने को मिल जाएगी दोस्तों। कैसे मिलेगी मैं आपको बता रहा हूं। इसी चीज को अगर आप डायरेक्टली बैक साइड से देखोगे, आपने आगे की चीज निकाल दी और आप पीछे की तरफ देखोगे दोस्तों, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब दिख रहा है दोस्तों आपको, ये जो ब्रेन है ये मेडुला सॉरी मिड ब्रेन है, ये पोन्स है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है। और जब हमने इसके स्ट्रक्चर को निकाल दिया और स्ट्रक्चर को, आगे के स्ट्रक्चर को निकाल दिया, तो वहां पर ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है दोस्तों। अर्थात आपको ये बताने का मकसद है कि पोन्स के लेवल पर ही आपको फोर्थ वेंट्रिकल देखने को मिल रहा है दोस्तों। हाफ पोर्शन आपका फोर्थ वेंट्रिकल जो होता है, उस फोर्थ वेंट्रिकल का हाफ पोर्शन पोन्स में, हाफ पोर्शन मेडुला ऑब्लोंगेटा में आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये सीएसएफ ट्यूब होती है जिसको सेरिब्रल एक्वेडक्ट कहते हैं दोस्तों, जिसके माध्यम से लगातार वेंट्रिकल्स में दोस्तों फ्लूइड का वहां पर सप्लाई होता रहता है, जो आगे की तरफ यहां से फोर्थ वेंट्रिकल से होते हुए दोस्तों स्पाइनल कार्ड तक कंटिन्यू मूवमेंट करता रहता है। और यही कारण है दोस्तों जो कि पोन्स मेडुला सेरिब्रम से पोस्टीरियर रिलेटेड होता है दोस्तों, यानी ये पोस्टीरियरली बैक साइड में हमने देखा कि ये स्ट्रक्चर बैक साइड में होता है, जो पूरा ब्रेन होता है उसके बैक साइड में ये स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। और यही कारण है दोस्तों जब इस रीजन में आप वहां पर टिपिकली देखते हैं तो वहां पर आपको दो चीजें देखने को मिलेगी दोस्तों। आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है सेरिबेलम, आपको यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है। आप टेंट देखते हो, एक टेंट देखते हो ना, टेंट में एक रूफ होता है, एक फ्लोर होता है। यहाँ पर आपको रूफ ऊपर दिखने को मिल रहा है लेटरल साइड, और ये फ्लोर है दोस्तों, ये पूरा रूफ का निर्माण कर रहा है वेंट्रिकल का, ये उसके फ्लोर का निर्माण कर रहा है, फर्श का। ठीक है, तो यहां पर जब आप देखते हो दोस्तों पोन्स और मेडुला दोनों के बेक में फ्लोर स्थित होता है दोस्तों, अपर हाफ में पोन्स और लोअर हाफ में आपको दोस्तों मेडुला में पर्टिकुलरली ब्रेन का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये पोन्स का रिलेशन होता है दोस्तों, जो मैंने टिपिकली आपको बताना था वो मैंने आपको पूरा बता दिया दोस्तों। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चनिंग हो तो हम मुझसे पूछ लीजिएगा बाद में, ठीक है। ये मैंने आपको पोन्स का पूरा एरिया क्लियर कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कुछ टॉपिक्स पोन के हम लोगों के बाकी हैं जो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद में हमारा पोन्स का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। जब हम यहाँ पर सुपीरियर कॉलिकुलस और इंफीरियर कॉलिकुलस की बात की थी दोस्तों हमने, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था कि सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिकुलस ये जो था दोस्तों उभार, ये सुपीरियर कॉलिकुलस, ये इंफीरियर कॉलिकुलस। तो जब इसकी बात की थी तो हमने कल इसका पूरा स्ट्रक्चर हमने देख लिया था दोस्तों। जब यहाँ पर सेरिब्रल पुडेंकल्स की बात आती है दोस्तों, तो सेरिब्रल पुडेंकल यहाँ पर जब आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा सुपीरियर सेरिब्रल पुडेंकल, मिडिल सेरिब्रल पुडेंकल, इंफीरियर सेरिब्रल पुडेंकल। ये आपका सुपीरियर, ये आपका मिडिल, ये इंफीरियर, ये सुपीरियर, ये मिडिल,
और ये इंफीरियर, इस प्रकार के पुडेंकल्स बाहर निकलते हैं दोस्तों, और ये पुडेंकल्स टिपिकली वहां पर अपना काम करते हैं। जब सेरेब्रल पुडेंकल की बात आएगी दोस्तों, तो वहां पर बेसिस पुडेंकुलाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक्स पुडेंकुलाई। दूसरा होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा, ये सब नाम आपको मैंने पहले भी बताए कई जगह, लेकिन अब उनका महत्व आ रहा है कि ये कैसे काम करते हैं और इनका लिंक क्या होता है दोस्तों। उम्मीद है मैंने अभी जो आपको जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर फंक्शनल अकॉर्डिंग समझाया दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार आप देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं फिर से बता दूंगा आपको। और जो टेगमेंटम क्या होता है, मैंने टेगमेंटम भी बता दिया आपको। यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट है, और इस पोर्शन में जब इस प्रकार के स्ट्रक्चर आते हैं फाइबर के दोस्तों, वो सेगमेंटल लेवल पर आते हैं, सॉरी टेगमेंटम लेवल पर आते हैं। और इसीलिए सेरेब्रल पुडेंकल जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, बेसिस पुडेंकुलाई होता है, एक होता है आपका सबस्टेंशिया नाइग्रा, और तीसरा होता है टेगमेंटम। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं जो ब्रेन के लेवल पर काम करते हैं दोस्तों। और जो बेसिस पुडेंकल्स होता है, आप केवल फंक्शन समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या काम करता है। जो बेसिस पुडेंकल होता है दोस्तों, ये मिडिल में पिरामिड ट्रैक को कंसिस्ट करता है। मैंने आपको बताया था कल, यहाँ पर दो ट्रैक बना के बताए थे दोस्तों। यहाँ पर मैंने बताया था पिरामिड्स होते हैं, ठीक है, और यहां पर मैंने बताया था ओलिवरी ट्रैक होते हैं, ठीक है। तो जो पिरामिड्स होते हैं दोस्तों, वहां पर मिडिल एरिया में पिरामिडल ट्रैक फाइबर को कंसिस्ट करता है, और लेटरली दोस्तों टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर और मेडिरोफ्रंटोपोंटाइन फाइबर को कंसिस्ट करने का काम करता है। यानी यहां पर जो टेम्पोरो, ये जो यहां से ऊपर से आ रहा है दोस्तों, ठीक है, टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर जब नीचे की तरफ आ रहा है, जो टेम्पोरल लोब से निकलता है, और वहां से आकर जब आता है दोस्तों, तो वहां से और फ्रंटल रीजन से फ्रंटो पोंटाइन फाइबर को कंसिस्ट करने का काम करता है। तो आपको ये दो चीज क्लियर हो गई कि यहां पर जो बेसिस पुडेंकुलाई है दोस्तों, वो बेसिस स्पेशली मिडिल पार्ट में जो ये आपके पिरामिडल ट्रैक है, इस पिरामिडल ट्रैक तक ही वहां से यहां आता है। और यहां आने के बाद में दोस्तों स्पेशली टेम्पोरोपोंटाइल फाइबर और फ्रंटो, यानी टेम्पोरल लोब आपके ब्रेन का और फ्रंटल लोब आपके ब्रेन का, वहां से जो फाइबर आते हैं उसको यहां पर कंसिस्ट करने का काम करता है, यानी वहां पर उसके माध्यम से जुड़ा होता है। तो फिर सबस्टेंशिया नाइग्रा क्या होता है दोस्तों? सबस्टेंशिया नाइग्रा रेड न्यूक्लियस के बिलो सिचुएटेड होता है। यहां पर एक न्यूक्लियस होता है दोस्तों, और वो न्यूक्लियस क्या होता है? कई छोटे छोटे न्यूक्लियाई जो होते हैं उसका गुच्छा होता है, ग्रुप ऑफ, वहां पर न्यूरॉन सेल्स, एक्सॉन सेल्स का ग्रुप होता है दोस्तों। वहां पर एक न्यूक्लियस बनता है, एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है दोस्तों। उसके जस्ट नीचे रेड न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है, उसके जस्ट नीचे दोस्तों सबस्टेंशिया नाइग्रा सिचुएटेड होता है। और ये कब सिचुएटेड होगा? जब बेसल गैंग्लिया के कंपोनेंट से एक के जैसे इसको कंसीडर करते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से बेसल गैंग्लिया काम करता है, उसी प्रकार से सबस्टेंशिया नाइग्रा भी यहां पर रेड न्यूक्लियस के नीचे पाया जाता है। अब रेड न्यूक्लियस क्या होता है, हम नेक्स्ट टॉपिक में जब ब्रेन का स्टडी करेंगे दोस्तों, हमारे सारी चीज वहां पर वन बाय वन आपको क्लियर होता हुआ नजर आएगा दोस्तों। टेगमेंटन की बात करते हैं, हमने अभी टेगमेंटन की बात करी दोस्तों, टेगमेंटन की स्टडी करते हैं हम। टेगमेंटन सबस्टेंशिया नाइग्रा के डॉर्सल में स्थित होता है दोस्तों, उसकी जस्ट डॉर्सल में स्थित होगा, और एक्चुअली पोन्स में रेटिकुलर फॉर्मेशन के अपवर्ड ऊपर की तरफ जो कंटिन्यूएशन हो रहा है, उस अपवर्ड कंटिन्यूएशन में स्थित होता है। और ये टेगमेंटन तीन डेक्यूसेशन को कंप्राइज करता है दोस्तों, न्यूक्लियस, लोकस, सेरुलस और रेड न्यूक्लियस के लेवल पर दोस्तों। न्यूक्लियस, लोकस, सेरुलस और रेड न्यूक्लियस के लेवल पर, यानी तीन चीजें वहां पर मिलती है, और यहीं पर से दोस्तों टेगमेंटन के लेवल से गुजरती है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, जब डेक्यूसेशन इन टेगमेंटम की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर आपको सिंपल सा समझना है कि जब आपने सुपीरियर पुडेंकल, सुपीरियर सेरेब्रल पुडेंकल की बात की दोस्तों, जो कि सेरेबेलम से सीएनएस के अन्य पार्ट के बीच फाइबर के द्वारा फॉर्म्ड होता है, उतना बताने का मकसद ये था दोस्तों कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो फाइबर निकल रहा है दोस्तों, वो सुपीरियर सेरेब्रल पुडेंकल के माध्यम से आएगा, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फाइबर के बीच में वहां पर एक कनेक्शन का काम करेगा, एक कनेक्शन को फॉर्म करेगा। ये फाइबर प्रीडोमिनेंटली क्या होते हैं? ये फाइबर प्रीडोमिनेंटली इफरेंट फाइबर होते हैं। इफरेंट फाइबर मतलब ब्रेन के माध्यम से वहां पर सेंसेशन को लाने का काम करते हैं दोस्तों। और ये फाइबर जब इफरेंट फाइबर होते हैं, जो सेरेब्रम के जो डेंटेड न्यूक्लियस होते हैं दोस्तों, उसके जैसे होते हैं। और कुछ फाइबर अन्य सेलुलर न्यूक्लियाई से वहां पर जनरेट होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस ग्लोबुलस या न्यूक्लियस इम्बोलिफॉर्मिस। अब ये क्या होता है, ये जब हम ब्रेन पढ़ेंगे तब मैं आपको सारी चीज का फिर से कनेक्शन बताऊंगा कि ये तीन पॉइंट वहां से अलग अलग जो ब्रेन के पार्ट होते हैं, आपको पता है दोस्तों, वहां पर ब्रॉडबैंड एरियाज होते हैं,
वो ब्रॉडबैंड एरियाज क्या काम करते हैं, वो एरियाज पर्टिकुलर बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट लेवल को अलग अलग न्यूक्लियस के माध्यम से कंट्रोल करने का काम करते हैं। उनमें से सेरिबल न्यूक्लियाई में से न्यूक्लियस ग्लोबुलस एक होता है, न्यूक्लियस इम्बुलिफॉर्मिस एक होता है, जिसके माध्यम से पर्टिकुलर यहाँ पर सुपीरियर सेरिबल पुडंकल के माध्यम से फाइबर गुजरते हुए इन न्यूक्लियस के माध्यम से अपने काम को वहां अंजाम देते हैं दोस्तों। दूसरा होता है फोरल डेक्यूजेशन। जो फोरल डेक्यूजेशन होता है दोस्तों, ये स्पेशली आइदर साइड से रूब्रोस्पाइनल ट्रैक को क्रॉस करने के कारण वहां पर आगे की तरफ जाता है दोस्तों। यहां पर एक सेंटर पॉइंट होता है जो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक होता है, यहां पर बीच में रूब्रोस्पाइनल ट्रैक भी होता है दोस्तों, उसके माध्यम से क्रॉस होता है और उसी के माध्यम से दोस्तों आगे की तरफ जनरेट होता है। तो माइनर डेक्यूजेशन क्या होता है दोस्तों, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ क्रेनियल नर्व के जो इफरेंट फाइबर होते हैं जो ब्रेन से बाहर निकलते हैं दोस्तों, उसके द्वारा फॉर्म्ड होता है टिपिकली। और मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल बंडल के क्रॉसिंग के कारण होता है। यहां पर जो मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल बंडल्स होते हैं दोस्तों, जो बिल्कुल सेंटर में निकलते हैं और जो स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल बीच में से मिडिल पार्ट से वहां पर गुजरते हैं दोस्तों, वहां पर उसको क्रॉस करता है। और ये सारे फाइबर एक ही चैनल में होते हैं, एक ही, जैसे नीचे जाने वाले नीचे, ऊपर आने वाले ऊपर, एक ही बंडल एक ही साथ में दोस्तों अलग अलग रूट से, एक ही मतलब एक ही रास्ते से, जैसे दो मोटरसाइकिल एक रास्ते पे चल रही है, एक दूसरे को ओवरटेक करती, इसी प्रकार से कंटिन्यू रहते हैं दोस्तों। तो यहां पर जो रेड न्यूक्लियस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। रेड न्यूक्लियस ग्रे मैटर का एक लार्ज ओवल या राउंड मास होता है दोस्तों। क्या होता है रेड न्यूक्लियस? रेड न्यूक्लियस ग्रे मैटर का एक लार्ज ओवल ये राउंड मास होता है जो सुपीरियर कॉलिकुलस और हाइपोथैलेमस के बीच में एक्सटेंड होता है दोस्तों। क्लियरली समझ लीजिए, रेड न्यूक्लियस क्या होता है? ग्रे मैटर का एक लार्ज, एक ओवल, मतलब राउंड मास होता है। और राउंड मास होने के कारण दोस्तों जो सुपीरियर कॉलिकुलस होता है, इस सुपीरियर कॉलिकुलस और ब्रेन के सेरिब्रम के बीच में हाइपोथैलेमस जो होता है, उनके बीच में दोस्तों ये एक्सटेंड होता है, वहां तक फैला होता है। यानी वहां पर सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस को कनेक्शन करने का काम करता है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों ये कॉर्टेक्स वहां पर रेड न्यूक्लियस से, वहां पर डेंटेड न्यूक्लियस से सुपीरियर सेरिब्रल पुडेंकल के लेवल पर दोस्तों उसको कनेक्ट करने का काम करता है। तो फिर इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसके पार्ट्स क्या होते हैं? रेड न्यूक्लियस दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक होता है न्यूक्लियस मैग्नोसेल्युलरिस जो कि लार्ज सेल के द्वारा फॉर्म्ड होता है दोस्तों, बड़ी बड़ी सेल्स के द्वारा, और इसके फाइबर रूब्रोस्पाइनल और रूब्रोबल्बर ट्रैक को फॉर्म करते हैं। यानी वहां पर जो ट्रैक होंगे, एक रूब्रोस्पाइनल जो सीधा स्पाइनल में जाएगा और रूब्रोबल्बर जो पर्टिकुलर वहां पर दोस्तों वहां पर सारी चीज को कमांड करेगा, वो रूब्रोबल्बर ट्रैक होता है जिसके माध्यम से वहां पर ये सारे सेंसेशन जनरेट होते हैं दोस्तों। दूसरा होता है न्यूक्लियस पर्वोसेल्युलरिस, न्यूक्लियस पर्वोसेल्युलरिस जो कि छोटी छोटी सेल्स का बना होता है दोस्तों, और इसके फाइबर मेनली रूब्रो रेटिकुलर ट्रैक्ट को फॉर्म करते हैं। यानी कि आंखों के माध्यम से ब्रेन को सारी चीज दिखाने के लिए रूब्रो रेटिकुलर ट्रैक्ट को फॉर्म करते हैं, जो पर्टिकुलर वहां पर दोस्तों जितना भी विजन इंपैक्ट हो रहा है, जितना भी विजन इंपैक्ट के माध्यम से उसको दिख रहा है कि भाई क्या हो रहा है, कौन सी क्रिया करना है, कौन सी प्रतिक्रिया देना है, वो सारी चीज वहां पर दोस्तों 1 बाय 1 जनरेट होती है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर इसका काम हम लोगों को देखने को मिलता है। और यही कारण है दोस्तों जब रेड न्यूक्लियस फाइबर को रिसीव करते हैं तो डेफिनेटली आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों ये अफरेंट फाइबर को रिसीव करते हैं। यानी नीचे से पूरी बॉडी से जो भी अफरेंट चैनल से गया है दोस्तों मैसेज, उनको वहां पर वो रिसीव करते हैं। यानी न्यूक्लियस पर्वोसेल्युलरिस दोस्तों जो कि मोटर कार्टेक के फाइबर को रिसीव करता है, कार्टिको-रूब्रल फाइबर को, जिसको दोस्तों नाम दिया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों जब इफरेंट कनेक्शन की बात आएगी तो रेड न्यूक्लियस जो होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट फाइबर, डिफरेंट पार्ट के जो इफरेंट फाइबर्स होते हैं दोस्तों उसको सेंड करने का काम करता है। किसके माध्यम से? रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, रूब्रोबल्बर ट्रैक्ट, रूब्रो रेटिकुलर फाइबर, रूब्रोथैलेमिक ट्रैक, यानी जितने जितने ट्रैक के नाम आपको आगे आएंगे दोस्तों सब कहीं ना कहीं इसी ट्रैक के माध्यम से आपको वहां पर जनरेट होते हुए दिखेंगे दोस्तों। और जब रेड न्यूक्लियस के फंक्शन की बात आएगी तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी दोस्तों। यानी फैसिलिटेशन ऑफ मसल्स, यहाँ की जो मसल टोन होती है उसको फैसिलिटेट करना। कैसे दोस्तों? रेड न्यूक्लियस मसल टोन को सेरिबेलम हो, वेस्टिबुलर एपरेटस हो या स्केलेटल मसल्स के साथ कनेक्शन के थ्रू फैसिलिटेट करता है दोस्तों। यानी ये रेड न्यूक्लियस डायरेक्टली मसल टोन को एक्टिवेट करेगा। कहां से? सेरिब्रम, सेरिब्रम से वेस्टिबुलर अपरेटस, वेस्टिबुलर अपरेटस से डायरेक्टली आपकी बॉडी की स्केलेटल मसल्स को। तो आप अगर रेड न्यूक्लियस को स्टिमुलेट कर सकते हैं दोस्तों
तो आप मान के चलिए आप स्केलेटल मसल्स के हर फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिली। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, कंट्रोल ऑफ कॉम्प्लेक्स मसल्स मूवमेंट। जब आप कॉम्प्लेक्स मसल्स मूवमेंट की बात करते हो दोस्तों, तो आपको पता है कोई भी मसल्स एक काम करती है तो उसके साथ में साइमल्टेनियसली उसके वर्क के बाद दूसरी मसल भी काम करती है दोस्तों। तो जो रेड न्यूक्लियस होता है वो कॉम्प्लेक्स मस्कुलर मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी ब्रेन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं दोस्तों, जो डिफरेंट इंपल्सेस को रिसीव होने के बाद इंटीग्रेशन करने के बाद उसका रिस्पॉन्स करते हैं, जिनको हम ब्रॉडबैंड एरियाज कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो रेड न्यूक्लियस वहां पर जब आप देखोगे कॉम्प्लेक्स मस्कुलर मूवमेंट को कंट्रोल करता है, यानी आपकी पूरी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं दोस्तों, उनको सारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का वहां पर काम करता है। अर्थात कई मसल्स एक साथ साइमल्टेनियसली काम करती है तो वहां पर उसका रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है। और यही कारण है दोस्तों, अगर सेंटर फॉर राइटिंग रिफ्लेक्स आप बात करेंगे दोस्तों, यानी रेड न्यूक्लियस सभी राइटिंग रिफ्लेक्स के सेंटर के रूप में होता है दोस्तों, जो ऑप्टिकल राइटिंग रिफ्लेक्सेस के द्वारा जनरेट होता है। यानी आप जब वहां पर कोई चीज लिख रहे हो, उसको समझ रहे हो, तो इंटीग्रेशन के माध्यम से आप क्या लिख रहे हो ये डायरेक्टली ब्रेन को पता लगता रहता है। आपको कुछ मैं बोल रहा हूं और आप नोट कर रहे हो तो आपके ब्रेन को पता लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं, और आपके ब्रेन उसको वहां पर राइटिंग रिफ्लेक्सेस करवा रहा है कि नहीं आप ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो। आप गलत लिख रहे हो मतलब आपका कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है, लेकिन आप सही लिख रहे हो इसका मतलब आपका ब्रेन जो सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, वही चीज इंटीग्रेशन करके आप नोट डाउन कर रहे हो। ये पूरा नेटवर्क यहाँ से पोन्स से जुड़ा हुआ है दोस्तों, इसलिए इसको विशेष तौर से याद रखिएगा। कंट्रोल ऑफ मूवमेंट ऑफ आई बाल, आपके आई बाल का जो मूवमेंट होता है ना, इसी पोन्स के लेवल पर जनरेट होता है दोस्तों। याद रखिए क्यों, क्योंकि यहाँ की जो क्रेनियल नर्व्स होती है उसका लिंक मैंने आपको बताया था दोस्तों। तो ये जो रेड न्यूक्लियस होता है, क्रेनियल नर्व 3, क्रेनियल नर्व 4 और 6 के न्यूक्लियाई के साथ यहां पर इफेरेंट कनेक्शन के थ्रू दोस्तों ओक्यूलोमोटर मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। तो आपको तो पता लग गया, पोन्स के लेवल पर जब आपने बात करी, 3rd, 4th और 6th क्रेनियल नर्व कहीं ना कहीं डायरेक्टली ओक्यूलोमोटर यानी आई बाल के पूरे मूवमेंट को वर्क करती है दोस्तों। तो जब आप आई बाल के ऊपर S12C1 का कोल्ड कंप्रेस करते हो तब आप क्या करते हो दोस्तों, आया समझ में? S12C1 का जब आप कोल्ड कंप्रेस करते हो, देन यू स्टिमुलेट 3rd, 4th एंड 6th न्यूक्लियाई ऑफ इफेरेंट कनेक्शन ऑफ द आई बाल। आप डायरेक्ट आईबाल से जो वहां पर 3rd, 4th और 6th क्रेनियल नर्व का जो मूवमेंट होता है उसको आप वहां पर कोल्ड कंप्रेस के माध्यम से वहां पर जो जनरेशन हो रहा है, हीट का जनरेशन हो रहा है, उसको आप रिलैक्स कर रहे हो दोस्तों। इसीलिए जब S12C1 का आप कोल्ड कंप्रेस करते हो, आप देखिएगा आपकी आंखों के लेवल पर जितना भी स्ट्रेन आता है, जितना भी तनाव आता है, इसीलिए चश्मे का नंबर उतर जाता है दोस्तों। यही कारण है, क्योंकि आप 3rd, 4th और 6th क्रेनियल नर्व को डायरेक्टली वहां पर लिंक कर रहे हो, उसको स्टिमुलेट कर रहे हो। यही कारण है दोस्तों, आपको टेबल प्रैक्टिस में ये माइन्यूट चीजें आपको ध्यान में रखना है। कंट्रोल ऑफ स्किल मूवमेंट, आपकी बॉडी में जितने स्किल मूवमेंट होते हैं दोस्तों, यही रेड न्यूक्लियस स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रल कॉर्ड के साथ कनेक्शन करके दोस्तों स्किल्ड मस्कुलर मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर इस ट्रैक में किसी प्रकार का कोई लीजन हो जाता है दोस्तों, ये लीजन अगर रेड न्यूक्लियस के लेवल पर होता है, तो हमको ये जानने की जरूरत है दोस्तों कि यहाँ पर जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ इसका जो कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन का फेलियर होने के द्वारा दोस्तों पूरी बॉडी के स्किल्ड मस्कुलर मूवमेंट को जो कंट्रोल होता है वो यहाँ पर फेल हो जाता है दोस्तों। यही कारण है जब आप टेबल प्रैक्टिस में बात करते हो ना दोस्तों, काफी लोगों को बोर लगता है। ठीक है, बोर लगता है, लेकिन अगर आपने एक एबिलिटी के रूप में जाना दोस्तों, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। और वही इजीली चीज आपको यहां पर दोस्तों कनेक्शन के रूप में समझ में आता है। तो जब आप यहां कनेक्शन देखते हो दोस्तों, तो ये कनेक्शन आपको बहुत इजीली समझ में आएगा।
जब हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था दोस्तों, तो ब्रेन के स्ट्रक्चर में हमने ये बहुत अच्छे से समझा था, ठीक है। ये ब्रेन के स्ट्रक्चर में हमने समझा था दोस्तों कि जो बाहर की तरफ क्या होता है, अंदर की तरफ क्या होता है, आप लोगों को पता है दोस्तों। और यहाँ पर जब लिंक जनरेट होता है दोस्तों, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फाइबर जब यहाँ पर अंदर उतरते हैं, तो ये जो चैनल्स होती है दोस्तों, ये जो बेस होता है, ये बेस सब इंटरकनेक्शन होता है। और इंटरकनेक्शन होने के कारण दोस्तों ब्रेन एक दूसरे के साथ में, वहां पर दोस्तों एक दूसरे के साथ में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के कनेक्शन के मूवमेंट के हिसाब से दोस्तों, यहां पर जो अंदर होता है स्पाइनल कॉर्ड में बाहर हो जाता है। और यही कारण है कि यहां पर जो जितना भी जनरेशन होता है दोस्तों, इंपल्सेस का जनरेशन होता है, वो पूरा ब्रेन, पूरा हाइपोथैलेमस इस प्रकार से लिंक होता है। अगर मान लो यहां पर, अगर मान लो मिड ब्रेन में कोई डैमेज है, तो क्या मिड ब्रेन में डैमेज, मान लो यहां पर ये इतना डैमेज हो गया, तो डैमेज हो गया तो ब्रेन से तो निकल रहा है, लेकिन आगे आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। पैरालिसिस के लेवल पर यही चीज आपको समझने का है दोस्तों। अगर किसी को ब्रेन में चोट लगा, किसी को ब्रेन में स्ट्रोक हुआ, अब ब्रेन में स्ट्रोक हुआ तो यहीं से चैनल ब्लॉक हो गया। मान लो यहाँ पर ये मेनिंजस है आपके, यहाँ पर क्लॉटिंग हो गई, ठीक है, ये क्लॉट हो गया। अब यहाँ पर आगे जनरेशन हो ही नहीं रहा, जनरेशन यहां से हो रहा है, लेकिन यहां से हो रहा है तो ये तो इस साइड जा रहा है ना, ये तो इस साइड जा रहा, यहां से आकर इस साइड जाने वाला जनरेशन जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना दोस्तों। यही लिंक आपको देखने का है कि यहां से तो इंपल्स ब्लॉक हो गया, लेकिन यहां से आ रहा है, लेकिन ये जाएगा किधर? लेफ्ट साइड। यहां से मतलब राइट से लेफ्ट में जाएगा, यहां से जो आ रहा लेफ्ट से वो जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है ना। तो जब इसका जो कनेक्शन होगा वो पूरा फेल हो जाएगा। इसलिए अगर क्लॉट इधर होगा तो आप मान के चलिएगा इस साइड में पूरा डैमेज होगा, अगर क्लॉट इधर होगा इस साइड में पूरा डैमेज होगा। इसीलिए हमको लिंक जानना जरूरी है दोस्तों, और यही लिंक के बारे में मैंने आज आपको बताया कि आपके ब्रेन का जो कंट्रोल सिस्टम आप देखते हो, तो पर्टिकुलर आपको पूरा बता दिया मैंने कि सेरिब्रल फाइबर कैसे जनरेट होता है, वो फाइबर कहां पर आता है, कैसे आगे जाता है, कैसे मूवमेंट करता है, और बोन्स के लेवल पर कौन कौन सी वहां पर दोस्तों जो स्पेशल क्रेनियल नर्व्स होती है दोस्तों, उसका हम लोग यहाँ पर डेफिनेटली इस लिंक को हम यहाँ पर जनरेट करते हैं दोस्तों। तो आज इतना ही रखते हैं हम। अगर किसी को कुछ क्वेश्चनिंग हो तो आप पूछ सकते हो दोस्तों। सर नमस्ते। सर जी वर्मा सर। वर्मा सर कुछ कमी हो तो बताइए। अरे सर ये एनाटॉमी को मैंने मिक्स कर दिया सर थोड़ा सा, कुछ लोगों को थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक या दो बार सुनने के बाद आपको मजा आ जाएगा। आपको जी सर श्योर आ जाएगी। जी नहीं जी सर, बहुत बढ़िया समझ में आया सर, बहुत बढ़िया जी सर। बिल्कुल सही जा रहा है सर, बिल्कुल जी। एक्सीलेंट क्लास सर। जी थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सर। इसमें जो बोन्स में सर, जो अपन जो अभी मेरे पास में एक केस आए जी, पुअर पेशेंट है, उनके 2 साल से उनको जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पहले दिखाई दे देते, 40 ईयर एज है, महिला है। जी जी सर अभी क्या है, वो इन्वेस्टिगेशन कराए थे, लेकिन क्या है कैसे भी कराए थे, लेकिन वो क्या है पूरी तरीके से जिसके पास में ट्रीटमेंट कराए थे, कोविड की वजह से डॉक्टर जो है एक्सपायर हो गए, तो उनके पास सारी चीज वहीं रह गए जी। तो सर मैं ये पूछ रहा था, इसके लिए क्या अपन उसको कंप्रेस पोन्स के लेवल पे और आई के लेवल पे उसको आपको मैं 2 चीज बताता हूँ, ठीक है। आप 2 चीज करिए। सबसे पहले S12RE का RS में बना हुआ D4 में आप दीजिए उसको स्मेल करने के लिए, नोट कीजिए आप। ओके सर, ठीक है। S12RE D4 जी स्मेल, ठीक है। दूसरा प्रोटोकॉल जनरल टर्निंग, ठीक है, जनरल टर्निंग S12, ठीक है, C5 जी RE, जी ठीक है सर। ओके सर। तीसरा S12 C1 कोल्ड कंप्रेस D4, डिस्टिल वाटर बेस देना, कोल्ड कंप्रेस, RS बेस मत दे देना है ना सर। S12 A3 C5 WE आई ड्रॉप, जी है ना। इसमें WE सबसे कम होना चाहिए, याद रखिएगा आप, सबसे कम, ठीक है सर। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर S10 का 200 जरूर दीजिएगा आप। जी S10 का 200 क्यों दे रहा हूं दोस्तों, आप में से जो बताएगा मेरी तरफ से एक पेन गिफ्ट है आप लोगों के लिए,
जो बताएगा एस्टेन का 200 ब्रेन को क्या काम स्टिमुलेट करना है सर, जी? ब्रेन को स्टिमुलेट ब्रेन स्टिमुलेटर है सर, नर्वाइन वर्क करेगा नर्वस सिस्टम। बिल्कुल नहीं। आप इंफेक्शन दूर करेगा सर। आप सोच लीजिएगा, सोच के बताइएगा। सर नर्व बाइंडिंग है सर आपकी बात मानी मैंने, नर्व बाइंडिंग है, पर ये क्या काम करेगा? सर एफरेंट चैनल को ये करेगा। सर ये फोर्थ क्रेनियल नर्व जो है सर उसको स्टिमुलेट करेगा सर। ऑप्टिक नर्व पर। मोबे सर आप पेन जीत गए, बधाई आपको। थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशन सर। तुक्का मारा लग गया सर। क्या बताया सर? 3, 4, 6 क्रेनियल नर्व पीस का अच्छा वर्क देखने को मिलता है सर। ये सर जब आप एस्टेन को 200 देते हो ना, तो ऑलरेडी ये नर्वाइन मेडिसिन है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एस्टेन का जब फ्रेमवर्क को देखोगे तो ये S1 प्लस F1 का कॉम्बिनेशन बन जाता है, क्योंकि कुछ प्लांट F1 से लिए गए और कुछ प्लांट S1 के हैं जनरली, लेकिन एस्टेन में 15 प्लांट्स का उपयोग किया गया और 15 प्लांट्स में 2 प्लांट्स ऐसे हैं, आप सेम्बिकस नाइग्रा को पढ़ लो, एस्कुलस हिप्पोकैस्ट्रम को पढ़ लो, जो दोनों का लेवल होता है सर्कुलेशन के ऊपर। ये सर्कुलेशन को जनरेट करता है, लेकिन कब? जब नर्वाइन स्टिमुलेशन होता है। और एस्टेन क्या करता है? डायरेक्ट नर्वाइन को स्टिमुलेट करता है, और नर्वाइन को स्टिमुलेट करेगा तो सबसे बड़ी नर्व क्या है? वेगस नर्व, ठीक है। आपको पता है ना वेगस नर्व कितने बड़ी? मैंने कल ही तो बताया था क्रेनियल नर्व के लेवल पर, ठीक है। तो ये जब वेगस नर्व के चैनल को ओपन करेगा ना, कि वो सीधे जाकर ऑप्टिक नर्व के लेवल पर सर्कुलेशन बढ़ाएगा, और जब सर्कुलेशन बढ़ेगा तो जितने भी फाइबर्स होते हैं 3, 4, 6 ऑप्टिक नर्व सेकेंड, ये जो होता है ना, इनको सबको वेगस नर्व का स्टिमुलेशन मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर एस्टेन का 200 देना है हमको, मोर नर्वाइन करना है। और जैसे ही देंगे ना आप रिजल्ट मुझे 2 महीने के अंदर बताइएगा सर। सर 2 नंबर किस डायल्यूशन में सर? 2 नंबर जनरल टॉनिक एस्ट्रल C5 RE का सर डायल्यूशन D6 थर्ड डायल्यूशन है D6। आप किसी भी केस में दे सकते हैं सर? सर ये आंखों के लेवल पर आप लेकर जाओ, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा। अगर आपको इसमें भी अगर आपको रिजल्ट और लेना है ना, तो S12 C5 RE जो है ना, इसके साथ में आप S12 REW की ग्लोबल्स बना के चूसने को दे देना। आप हर 2 घंटे में 10 ग्लोबल्स, और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो मैं चैलेंज करता हूँ। हाँ मैं चैलेंज करता हूँ, MMP ग्लोबल्स होना आपको, आप देखिएगा। हाँ ये जो हमारी ऑप्टिक नर्व बोलते हैं ना, ऑप्टिक नर्व सूख गई, हाँ है ना, आप देख लेना, और 3 महीने बाद उसी आई स्पेशलिस्ट के पास भेज देना जो आई स्पेशलिस्ट ने उसको चेक करा था, और उसको पूछ लेना कि कैसे रिजल्ट। और एक चीज और, अगर यहां पर आपको लगता है कि केस 1 से 2 साल पुराना है, देन यू चूज S12 1000 फ्रीक्वेंटली। 3 से 4 डोज आपको देना है महीने में, याद रखिएगा। S12 का 1000, उसके बाद में नीचे लाइए 200, उसके बाद में नीचे लाइए 130, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। ओके सर, जी थैंक यू सर। अच्छा जी सर ब्रेन एट्रोफी में क्या देंगे? जी ब्रेन एट्रोफी में, ब्रेन एट्रोफी में आरी दे दीजिए आप। सर आरी दिया, लेकिन वो उनको 11-12 बजे तक जो सोते थे ना, हाँ। अभी उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला है। कितने दिन में आपने एट्रोफी ठीक करने का सोचा है? नहीं सर, अभी 1 हफ्ते 10 दिन हुआ है। वही तो पूछ रहा हूँ मैं, सेरिब्रल एट्रोफी आप समझते हो क्या होता है? सर उनका नीचे का कमर से नीचे का पोर्शन इनएक्टिव हो रहा है, और राइट हैंड से अब लिखना बंद हो रहा है उनको। तो ये कहाँ पर जा रहे हो आप? आपने क्या क्या मेडिसिन दिया उनको? सर अभी तो जनरल टॉनिक और नेचुरल टॉनिक D6 में दिया था। और उसमें क्या ऐड किया आपने? ब्रेन के लिए क्या ऐड किया? सर F1 यूज किया है। F1 तो मैडम लोकल मेडिसिन है, ब्रेन पे, ब्रेन की सेल और नर्व पे क्या काम कर रहे हो आप? वर्वन और वही ऐड करना। सबसे बेस्ट मेडिसिन आप जनरल टॉनिक D6 से दे रहे हो, C1 वर्वन आई ऐड करो, और आप जब नेचुरल टॉनिक दे रहे हो S12 C5 B ऐड करो उसमें, सॉरी S12 C5 RE ऐड करो उसमें। RE सर RE। देखो अब कितनी जल्दी जनरेशन होता है। सेरेब्रल एट्रोफी में तो मेरी मम्मी का बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। बिल्कुल है सर, यस सर। आप मेडिसिन के लेवल पर जाओगे जब आप
इसीलिए तो हम फंक्शनल चीजें मैंने आपको बताई इतनी। अब जब मैं इसका एप्लॉइड फिजियोलॉजी जब चालू करूंगा ना, जब बहुत सारी एप्लॉइड पार्किंसनिज्म की बात करेंगे अपन, एल्जीमर की बात करेंगे अपन, सेरिब्रल एट्रोफी की बात करेंगे, सेरिब्रल पाल्सी की बात करेंगे, ब्रेन स्ट्रोक की बात करेंगे, जब वहां पर मैनेजर्स इंट्राक्रेनियल हिमोरेज, एक्स्ट्राक्रेनियल हिमोरेज की बात करेंगे, तब आपको मजा आएगा। देखना आप कितनी जल्दी प्रोटोकॉल आप बताओगे। ठीक है सर, ये जीटी में जी जो कब्ज हो रहा है, तो सर आपने बताया था S5 या C5 क्या बताया था सर, उसमें ऐड करके देना है क्या? हाँ बिल्कुल, मतलब S5 देना है क्या सर उसमें? बिल्कुल S5B देना है आपको जीटी जनरल टॉनिक में। हाँ, और नेचुरल टॉनिक में आप जब S10 C10 को 6th डाइल्यूशन 5th डाइल्यूशन पे लेके जाते हो ना, ये बहुत बढ़िया कॉन्स्टिपेशन है, तो आप नेचुरल टॉनिक में C10 Ver2 I8 कर दीजिए और स्लास को नाइट में दे दीजिए। क्योंकि सर मेरे 2 कैंसर पेशेंट चल रहे हैं, तो वो जनरल टॉनिक देने से उनको कब्ज बन रहा है अभी। कब्ज बन रहा है, उसको नेगेटिव में लेके जाओ ना भाई, पॉजिटिव में देना ही नहीं है। अच्छा, नहीं नेगेटिव में जा रहा हूँ सर, D6 दिया हूँ मैंने उनको। D6 में नहीं, 3rd डाइल्यूशन। अच्छा, 3rd डाइल्यूशन में दे दूँ? हाँ ठीक, थैंक यू जी। सर एक लेडी पेशेंट है मेरे पास में, उनके दोनों कानों से काफी कम सुनता है, राइट से तो सुनता है थोड़ा, लेफ्ट बिल्कुल डेड था जी। मुझे लगभग 1.5 महीना हो गया उन्होंने चेक कराया कान को जी। तो उनको 10 to 15% इम्प्रूवमेंट आ गया, यानी कि उससे लेफ्ट ईयर से मतलब उनको साउंड आ रही है सर अब, लेकिन पूरी तरह से वो क्लियर नहीं हो पाता सर उनको। सर आपने क्या दिया? सर उनको मैंने आउटर अप्लाई करने के लिए मैंने आरी दिया सर, आपने बताया था क्लास में। हाँ, लेफ्ट ईयर के आउटसाइड में, बैक साइड और फ्रंट पे भी मैंने आरी अप्लाई करने के लिए दिया सर। ठीक है। और जनरल टॉनिक D6 में सर मैंने C13 और आरी दिया है, और मैंने नेचुरल टॉनिक में सर उसको भी मैंने 3rd डाइल्यूशन पे लेके गया हूँ सर। सर आप यहाँ पर जनरल टॉनिक में C11 दीजिए सर, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। C11 आरी को दीजिए, आप देखिए आप मैजिक। ठीक है, और साथ D6 में सर, हाँ D6 में, और C5G का प्लग बना के दीजिए आप, 5 ml RS में दोनों की D1 से 5 ड्रॉप डालिए और ये दिया है सर मैंने, ये मैंने प्लग करने के लिए दिया। बिल्कुल देखिए आप, मतलब आप मान के चलिए कि अंदर जितना नमी के कारण या एज फैक्टर के कारण जो न्यूरोलॉजिकल डिजनरेशन होता है ना, सारी चीज में आप 50 से 70% रिकवर कर दोगे उसको। ठीक है जी बिल्कुल सर, इम्प्रूवमेंट है कि और बेटर हो जाए सर, बिल्कुल हो जाए हमारा रिजल्ट है बस। बिल्कुल सर, 100% होगा। ओके, थैंक्स सर। सर मेरी माँ का ना अभी कैटरेक्ट डिटेक्ट हुआ है, आज रिपोर्ट आया है, तो सर अभी आई ड्रॉप और कोल्ड कंप्रेस तो अभी मैं बना के दे दूंगी उसे, बट उसके साथ मैडम आप उनको एपीपी को पॉइंट नंबर 2 पे अप्लाई करवाइए, है ना। S12C1 का कोल्ड कंप्रेस दिन में 2 बार दीजिए। S12B को D6 में दीजिए आप, केवल S12B। ठीक है, और C12N1G दीजिए आप D6 में, और 1 महीने बाद आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है। ओके सर। सर ये ग्लोब्यूल्स में भी दे सकते कि मैडम जितना लिक्विड में दोगे ना, उतना RS बेस दोगे ना, उतना तेजी से चलता है। हेलो सर। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर जी। सर मैं मदर्स के लिए बात करना चाह रहा हूँ, अपने के लिए वो रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है सर उसमें। जी विनोद सर। वो मदर के लिए रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है कुछ भी मुझे। किस चीज के लिए सर? तो इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिनेशन एंड यूरेथ्रा में जो पेन की प्रॉब्लम है वो कंट्रोल नहीं हो रही है। सर आप मुझे केवल यूरिन टेस्ट करा के, फ्रीक्वेंट यूरिन टेस्ट करा के मुझे भेजो, मैं आपको पूरा गाइड करता हूँ, पूरा सर मैंने कल्चर टेस्ट कराया अभी। हाँ, क्या मिला उसमें? कल्चर नॉर्मल है उनका, और आज मैंने सोनोग्राफी भी कराई है, तो उनको किडनी सिस्ट आई है वारवा की भी, और पूरा कंप्लीट है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। किडनी सिस्ट की मेडिसिन नोट कीजिए सर आप। हेलो, S6-Ver1Y और C6-Ver1Y, C6-Ver1G, C6-Ver1G, हाँ Ver1G, तो D6 में दीजिए, और C2 का 1000 देना सर। जी।
है ना। आप मेरी केवल 3 से 4 दिन, और C17 का 200 देना आप। वो चल रहा है सर, A2 C17 बेन 1 का 200 चल रहा है। वो चलने दीजिए। आप C2 का 1000 और ये जो 2 प्रोटोकॉल बताए चालू करिए, और 1 महीने बाद बताइए मुझे कितना डी। ठीक है, C2 का 1000 देना है, C6 बेन 1 G देना है D6 में, और S6 वर्वन Y देना है D6 में। जी जी। और इसके अलावा कुछ नहीं सर? कुछ भी मत दीजिए, सफिशिएंट। चल रहा है वो चलने दो। हाँ बिल्कुल सफिशिएंट है सर, बाकी ओके ओके, थैंक यू सो मच सर टिनिटस में क्या दे सकते हैं? हेलो सर कंटिन्यू देना। हाँ कंटिन्यूस देना है सर। सर टिनिटस में क्या दे सकते हैं? 2 साल टिनिटस में आप जाइए सर, टिनिटस में पढ़ा चुका हूँ, आप जाइए टिनिटस का ऑडियो सुनिए, मैंने पूरा डिटेल बताया टिनिटस का सर। ठीक है सर, ओके। ग्रुप में आप डाल दीजिए टिनिटस का, किसी के पास लिखा हो कौन सी तारीख में, तो सर देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज यही रखते हैं, मंडे मिलते हैं हम। थैंक यू सर, थैंक यू।